जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो देखिए दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी खबर है वो पहली बड़ी खबर है BSSC प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस मामला। तो देखिए, आज है 21 अप्रैल, यानी कि आज है सुनवाई का दिन और छात्रों के बीच में एक खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं छात्रों को यह लगता है कि आज 21 तारीख उनके लिए इस केस से छुटकारा और निपटारा होने वाला है और मेरिट लिस्ट का कहीं ना कहीं रास्ता आज साफ हो जाएगा। तो देखिए, BSSC की तरफ से 5वें नंबर पर केस की मेंशनिंग कराई गई है। 5वें नंबर पर यह केस है। हालांकि इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था आप सभी को कि 5वें नंबर पे इस केस की मेंशनिंग कराई गई है। अगर शुरुआत अगर एक से करें तो 1 2 3 4 5 यानी कि 4 केस को सुनवाई होते होते 15-20 मिनट या 25 मिनट का वक्त लगेगा और सुबह के शुरुआती आधे घंटे में ही हो सकता है कि CWJC 20-854 की सुनवाई हो जाए और इस पर फैसला कहीं ना कहीं आ जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 5वें नंबर पे होने से एक फ़ायदा होता है कि अगर इस मामले में थोड़ी मोड़ी बहस भी होती है तो इस केस को अच्छा खासा समय मिलेगा, क्योंकि शुरुआती घंटे में इसकी सुनवाई होनी है। हालांकि पहले देखा गया था कि अगर इस केस की सुनवाई बहुत पीछे होती थी 70 80 90 100 नंबर पे, तो इस केस की सुनवाई नहीं होती थी, हमेशा डेट पर डेट आगे बढ़ जाता था और पता नहीं इस केस को किसकी नज़र लगी थी। हमेशा ये केस कहीं ना कहीं बैकलॉग चला जाता था, कहीं ना कहीं केस लिस्ट से गायब हो जाता था। लेकिन BSSC ने बहुत अच्छा पहल करते हुए, छात्रों के हित में सोचते हुए इस केस की लिस्टिंग कराई और लिस्टिंग भी ऐसे जगह पर जहां पर केस को सुनवाई के लिए बहुत पर्याप्त समय मिल सके। तो देखिए, 5वें नंबर पर कराई गई है और मुझे कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जग रही है कि आज इस मामले में कुछ ना कुछ एक अच्छा डिसीजन आने वाला है। और दोस्तों, मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं कि मेरिट लिस्ट इसके रिज़ल्ट के 10 दिन से 15 दिन से ज़्यादा नहीं आने लगेगा। 15 दिन के मैक्सिमम 15 दिन और मिनिमम 7 दिन के अंदर में आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, अलग अलग विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। क्योंकि जो मुझे इनपुट मिल रहे हैं, अलग अलग विभागों में पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारियों की ट्रेनिंग को लेकर जो है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अलग अलग जिलों से इनपुट आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर फैसला आएगा और फैसला आने के तुरंत बाद ही आप सभी की मेरिट लिस्ट आएगी और तुरंत आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि जो BPSC लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का जिनका सिलेक्शन होगा उनकी भी ट्रेनिंग जल्द से जल्द कराई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक अच्छी खबर है और आशा करूँगा कि आज इस पर फैसला कम से कम आ जाए और ये मामला खत्म हो। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सूबे में यानी कि बिहार में लोहार जाति को नहीं मिलेंगी ST की सुविधाएं। तो देखिए, पहले क्या था कि लोहार जाति को ST कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब बिहार में लोहार जाति को नहीं मिलेंगी शेड्यूल ट्राइब की सुविधाएं। तो देखिए, यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना रद्द की है और सर्वोच्च न्यायालय के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो देखिए, बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधाएं अब नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में समान प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गई अनुसूचित जनजाति की सुविधा को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, विभिन्न आयोग व अन्य कार्यालय प्रधान को पत्र लिखा गया है। बिहार में लोहार जाति को वर्ष 2016 में अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। उन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने के साथ अन्य सुविधा भी देने के आदेश दिए गए थे। सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2022 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की तरह सुविधाएं दी गई थी। इसी आदेश के आलोक में यह अब निर्णय लिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि अब लोहार जाति का क्या होगा। तो देखिए, लोहार जाति के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अब अत्यंत पिछड़े वर्ग की तरह ही सुविधाएं मिलेगी। अब पहले की तरह ही लोहार जाति को राज्य के अधीन अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए दे आरक्षण सहित दूसरी भी सभी सुविधाएं मिलेंगी। यानी कि जो पहले NCL वगैरह बनाया जाता था छात्रों के लिए, वही बनेगी। अब ST कैंडिडेट्स कैटेगरी का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं बनवाना होगा, अब उन्हें NCL ही बनवाना होगा। और बात करें अगली खबर पर, तो 1 जुलाई से होगी सत्र 2022-24 के लिए DLED की पढ़ाई। तो देखिए, DLED पढ़ाई को लेकर
यहाँ पर जो है कि शिक्षा विभाग ने कमर कस लिया है और 1 जुलाई से कहा जा रहा है कि डीएलएड की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजन के संदर्भ में उचित कार्रवाई करें, इस संदर्भ में उठाए गए कदम की जानकारी भी दे। पत्र में साफ किया गया है कि निर्धारित सत्र के अनुसार डीएलएड अध्यापन की कक्षा 1 जुलाई से प्रारंभ होनी है, लिहाजा जून के प्रथम सप्ताह में अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटन की कवायद भी पूरी करनी होगी ताकि नामांकन के आधार पर कक्षा आरंभ हो सके। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखे पत्र में अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बेल्ट्रॉन की तरफ से एजेंसी चयन कर उपलब्ध कराने में देरी को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने स्तर पर एजेंसी का चुनाव कर परीक्षाएं आयोजित कर सकती है। साथ ही अन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है, जैसे ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन जो है कि प्रत्यक्ष परीक्षा कराई जा सकती है। बिहार बोर्ड अध्यक्ष को बताया गया है कि आप सहमत होंगे कि संयुक्त परीक्षा से चयन किया जाना पारदर्शिता एवं शैक्षणिक गुणवत्ता को दृष्टिकोण से उपयुक्त है। तो देखिए पहले क्या था कि यहाँ पर एक जो कि नंबर बेसिस पे छात्रों को सिलेक्शन किया जाता था, जिनका स्कोर ज़्यादा होता था उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन इस सत्र से कहा जा रहा है कि इनकी एग्ज़ाम होगी, एक संयुक्त परीक्षा का जो है कि आयोजन किया जाएगा और उस संयुक्त परीक्षा में जो है कि छात्रों का परीक्षा लिया जाएगा और उसी छात्र के परीक्षा के अकॉर्डिंग ही छात्रों को जो है कि जो कॉलेज है उसका आवंटन किया जाएगा। इससे जो है कि शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ेगी और जो छात्र बेहतर होंगे, जो परीक्षा में बेहतर करेंगे, उन्हें ही डीएलएड में नामांकन का मौका मिल सकेगा। और एक बार फिर से मैं बता दूं कि डीएलएड की पढ़ाई को लेकर 1 जुलाई से जो है कि जो 2022-24 का सत्र है उसके लिए बातें कही जा रही हैं। वहीं बात करें अगली खबर पर, तो अगली खबर है कि प्रधान शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 2 मई तक कर सकेंगे। तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 22 अप्रैल तक ही थी। ऑनलाइन आवेदन में एडिट करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल से बढ़ाकर 9 मई कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन को एडिट करने के लिए 3 मई से 9 मई तक लिंक उपलब्ध रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डेट जो है कि प्रधान शिक्षकों के लिए बढ़ा दी गई है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते थे और अभी तक नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए डेट आपको 2 मई तक के लिए बढ़ा दी गई दोस्तों। और अगली खबर यहाँ पर 5 मई से एनआईओएस की व्यावसायिक परीक्षा होगी। तो देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की ओर से 2021-22 की व्यावसायिक परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षा 30 अप्रैल तक चलेगा, जबकि मई 2021 में आयोजित होने वाली व्यावसायिक सैद्धांतिक परीक्षा 5 मई से 19 मई तक आयोजित होगी। इसकी जानकारी एनआईओएस क्षेत्रीय केंद्र पटना के क्षेत्रीय निदेशक केएल गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा के अंक हर दिन के अनुसार व्यावसायिक परीक्षा के दौरान एनआईओएस के पोर्टल पर जो है कि व्यावसायिक अध्ययन केंद्र की ओर से अपलोड किए जाएंगे। प्रायोगिक परीक्षा के लिए उपस्थिति पत्रक एनआईओएस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिसे व्यावसायिक अध्ययन केंद्र अपलोड कर सकेंगे। परीक्षा के लिए जल्द ही एनआईओएस की वेबसाइट पर जो है कि यहाँ पर ये वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएंगी और 5 मई तक जो है कि 5 मई से जो है कि एनआईओएस की व्यावसायिक परीक्षा कराई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।